हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं C&AG का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD 2 के पेपर C3 के साथ, जिसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड स्टेट 2 एग्जामिनेशन के लिए MCQ लाए हैं। तो ये पब्लिक फाइनेंस पर ये MCQ है, उस MCQ को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट। ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट हो जाएगा। क्योंकि ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट जो होता है इसके बराबर होता है ये ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट को ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट से घटा दिया जाएगा, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट से घटा दिया जाएगा तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है कि ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इसको दूसरे तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट जो होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट बोल सकते हैं, प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट क्या हो गया, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर बोल सकते हैं ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। अब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोला गया है कि इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्या है हमारा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का बेसिस क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स का बेसिस यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दिखाया गया है, तो टोटल टर्नओवर ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। ऐसे अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो पेड किया जाता है वो कंपनी के टैक्सेबल इनकम पर पेड किया जाता है। टैक्सेबल इनकम जो होगा कंपनी का, उस पे कॉर्पोरेट टैक्स पेड किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम पे। ठीक है, टैक्सेबल इनकम जो कंपनी का होगा उस पे किया जाएगा। टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा कि जिसमें वो कौन कौन सा शामिल करेगा, तो टैक्सेबल जो है वो इनकम शामिल करेगा कंपनी का रेवेन्यू आफ्टर डिडक्शन सच एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब अब क्या है कि उसका जो कंपनी का जो टैक्सेबल इनकम है वो क्या होगा, कंपनी को जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसमें उस जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे, सेलिंग एंड मार्केटिंग वाला बात जो कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को माइनस करेंगे, तो जाके जो अमाउंट बनेगा वही टैक्सेबल इनकम बनेगा कॉर्पोरेट टैक्स के तहत। अब कहता है कि फेडरलिज्म रेफर टू ए, फेडरलिज्म क्या रेफर करता है, ये फेडरलिज्म रेफर करता है रिलेशन बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे भारत में ही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, लोकल बॉडीज है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम जो है, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन बाय द गवर्नमेंट आर, मतलब टैक्सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव देखिए, राइजिंग रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, सही है। टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी सही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा कैसे मिलेगा सरकार को, रेवेन्यू टैक्सेशन के थ्रू मिलेगा। टू रिमूव डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे ये जो है डिस्पैरिटी जो है, जैसे मतलब एक वर्ग काफ़ी अमीर है, कोई वर्ग काफ़ी गरीब है, तो ये जो गैप है, इस गैप को पाटने के लिए, ये गैप को ठीक करने के पर्पज से भी हम लोग क्या करते हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा है उनसे इनकम टैक्स लेते हैं, और जिनकी आमदनी कम है उनको हम सर्विस उपलब्ध कराते हैं, फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, हेल्थ की सुविधा देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जीवन स्तर
बराबर हो सके उन लोगों के जो अभी संपन्न वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी को भी रिमूव करने के पर्पज से ये टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे देखिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो भी डायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स यहाँ जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड्स, देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा मतलब वो गलत लग रहा है। जैसे यहाँ ट्रांसफर पेमेंट, एक तो यहाँ होना चाहिए कि नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड की बात हिसाब से देखा जाए तो ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है। सब्सिडीज भी जो आजकल ट्रांसफर पेमेंट के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है वो नॉट इंक्लूड है ट्रांसफर पेमेंट से। द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टैक्स, कौन सा इसमें टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो कहता है कि इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि यहाँ नॉट पूछा जा रहा है। एवरी टैक्स इन्वॉल्व ए सेक्रीफाइस ऑफ टैक्स पेयर, निश्चित रूप से अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 30 रुपये अगर टैक्स दे रहे हैं तो आपका ये सेक्रीफाइस है। तो हर एक टैक्स पेयर जो है पेयर के लिए ये जो टैक्स है वो इन्वॉल्व है, सेक्रीफाइस है। कहता है कि देयर इज ए क्विड प्रो क्यू बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, और ये बोलता है कि रिफ्यूजल टू पे इज पनिशेबल ऑफेंस। बिल्कुल, अगर आप इनकम टैक्स, अगर आप टैक्स है और टैक्स आप रिफ्यूज करते हैं देना तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स जो है यहाँ सी हो जाएगा। अब देखिए इसको समझने की जरूरत है। देयर इज क्विड प्रो क्यू बिटवीन द टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे टैक्स पे करते हैं तो टैक्स पे करते हैं तो आप बोलिएगा कि हमारे घर पे एक गार्ड लगा दो, मतलब सरकार को बदले में कि हमने तो टैक्स दिया तो टैक्स के बदले हमको सिक्योरिटी घर पे ही लगा दो। ऐसा नहीं होता है कि अगर सिक्योरिटी की बात होगी तो सोसाइटी की सिक्योरिटी की बात होगी, उस डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी की बात होगी। ऐसा नहीं कि आपने टैक्स दिया तो आपके इंडिविजुअल के सिक्योरिटी की बात होने लगेगी। तो क्विड प्रो क्यू वही है जो कि टैक्स आपने दिया तो उसके बराबर ही आपको मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बाध्यता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टैक्स का। कहते हैं द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा है? तो इसमें बोल रहा है कि द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर नॉट ऑन द सेम पर्सन। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट टैक्स में सेम पे इम्पैक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो है ये इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो एक व्यक्ति पर नहीं होता है। देखिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट होता है कि इमीडिएट मनी बर्डन। जैसे मान के चलिए आप एक सेल टैक्स की बात है कि एक बिस्किट है तो बिस्किट मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया तो इमीडिएट मनी बर्डन जो है होलसेलर से, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पर गया और फिर वो होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया तो रिटेलर पे शिफ्ट हो गया, फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को दे दिया तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया। तो इम्पैक्ट कहाँ था? इम्पैक्ट था मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर पर, लेकिन इंसिडेंस मतलब जिसको फाइनल मनी बर्डन हुआ वो किस पे हुआ? कंज्यूमर पे हुआ। तो फाइनल मनी बर्डन कंज्यूमर पे हुआ, इस वजह से यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है एक पर्सन पे नहीं होता है, किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में। कहते हैं स्पेशल असेसमेंट टैक्स क्या है? स्पेशल असेसमेंट टैक्स जो है मतलब अब जैसे क्या होता है कि आपका सड़क है, मतलब आपका खेत है और उस खेत के बाजू से नेशनल हाईवे गुजर गया, तो नेशनल हाईवे गुजरने से आपके खेत की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई। तो वैसे परिस्थिति में उसके पर्पज से जो बेटरमेंट आपका हुआ, आपके जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू मतलब अचानक से काफ़ी बढ़ गया, तो बेटरमेंट के पर्पज से एक लेवी लिया जाता है, उसी को स्पेशल असेसमेंट टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट उसी को बोला जा सकता है। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर टू, अभी एक क्वेश्चन ऊपर हमने देखा कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर नॉट ऑन द सेम पर्सन, किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। अब यहाँ इम्पैक्ट आ गया। इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स क्या मतलब बोलता है कि इमीडिएट मनी बर्डन। इमीडिएट मनी बर्डन मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब हुआ। कहता है विच फैक्टर हैज नो रोल इन शिफ्टिंग ऑफ ए टैक्स,
मतलब शिफ्टिंग ऑफ टैक्स में कौन सा फैक्टर का कोई रोल नहीं है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स में उसका रोल नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो देखिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस आप देते हैं फिर उसके बदले में आपको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या बोला जा रहा है, टैक्स रेवेन्यू नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो देखिए आपका जैसे गिफ्ट है टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स जो है टैक्स रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस ये भी आपका हो गया। फी जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, फी जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। आप कोई सर्विस अगर लेते हैं तो उसके बदले जो आपको मिलता है फी, जैसे तब वो आपका उसके पर्पज से जो चार्ज लिया जाता है वो फी है, ना कि वो टैक्स रेवेन्यू है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा नहीं है, तो जैसे देखिए सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है। जनरली द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज, नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर जो है वो रिग्रेसिव होता है। अब सोचेंगे कि कैसे रिग्रेसिव हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स का अगर नेचर है तो रिग्रेसिव कैसे हुआ, तो रिग्रेसिव इस हिसाब से है कि जैसे अब मान के चलते हैं कि सेल टैक्स जो है, अभी हमने देखा कि सेल टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल टैक्स है जैसे मान के चलिए हम एक कोई प्रोडक्ट है जो शॉप से खरीदते हैं उस पर कोई टैक्स है, जैसे बिस्किट है, बिस्किट पे अगर कोई टैक्स है तो चाहे वो अमीर आदमी खरीदने जाए तो भी उसको उतना ही पैसा लगेगा और गरीब आदमी खरीदे तो भी उस पे उतना ही पैसा लगेगा। तो हमारा जो कैनन ऑफ टैक्सेशन था कि एबिलिटी टू पे, तो एबिलिटी टू पे में क्या था कि जिसकी जैसी एबिलिटी होगी वो उस हिसाब से टैक्स पे करेगा। लेकिन यहाँ अगर इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में उल्टा हो रहा है कि अमीर आदमी को भी उतना ही देना पड़ रहा है, गरीब आदमी को भी उतना ही देना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नेचर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स का वो रिग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का नेचर जो होता है प्रोग्रेसिव होता है। द टर्म इंसिडेंस, देखिए वहां क्या था, वहां अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंपैक्ट पढ़ा था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर टू इमीडिएट मनी बर्डन, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर टू इमीडिएट मनी बर्डन, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स जो है फाइनल बर्डन जो होता है वो होता है। द टर्म इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रेफर्स टू फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो इंसिडेंस हो गया, और इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद का क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं कि डेब्ट विच हैव टू बी पेड, डेब्ट विच हैव टू बी पेड एट सम स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। देखिए कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे अगर डेब्ट को पेड किया जाना है तो उसको रिडेमेबल डेब्ट बोलते हैं, उसको रिडेमेबल डेब्ट बोलते हैं कि किसी स्पेसिफिक डेट पर अगर डेब्ट को पे करना है फिर स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर तो उसको रिडेमेबल डेब्ट बोलते हैं। कहता है कि विच इज आर द एडवांटेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डेब्ट, क्या है उसका एडवांटेज, तो कहता है कि सेव्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बैंकरप्सी, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, सेव फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि मतलब अगर डेब्ट को आप पे कर रहे हैं तो इससे क्या है कि सरकार दिवालियापन से बचेगी, कॉस्ट कम हो जाएगा आपका, अगर आपने डेब्ट पे कर दिया है तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो कॉस्ट कम हो गया, और फ्यूचर जनरेशन के पर्पज से भी उन पे दबाव नहीं रहेगा पब्लिक डेब्ट का। कहता है कि पिक आउट द आइटम विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो इसमें से जो टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है उसको पिक करना है। तो देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। द टर्म फिजिकल फेडरलिज्म, टर्म जो है फिजिकल फेडरलिज्म जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था फिजिकल फेडरलिज्म,
ये मुस्ग्रोव ने किया था। रिचार्ड मुस्ग्रोव, रिचार्ड जो है ये आपका है रिचर्ड मुस्ग्रोव। रिचर्ड मुस्ग्रोव जो है वो 1959 में ये फिजिकल फेडरलिज्म का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये जर्मन बॉर्न थे और अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जर्मन अमेरिकन बोल सकते हैं, ये जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो मुस्ग्रोव हो गया, रिचर्ड मुस्ग्रोव 1959 में क्या फिजिकल फेडरलिज्म का वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। द थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म एज्यूम्स, ये क्या है, तो बोलता है कि जैसे ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब फेडरलिज्म जो है, फिजिकल फेडरलिज्म, इसमें है कि सिस्टम है कि गवर्नमेंट कैन बी इफिशिएंट and effective in solving problem. The federal government will be able to bring about economic stability, allocation of resources, or since the state and localities are not equal in their income, federalism is helpful. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो सारा इसमें से जो पॉइंट दिया हुआ है वो सभी उसके हिसाब से सही है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है कि an empirical law to the effect of growing public expenditure was propounded by, ये किसने किया था, इंपेरिकल लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें कि ग्रोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो बढ़ाने की बात कही थी वो एडोल्फ वागनर ने किया था। तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा एडोल्फ वागनर। ठीक है, ये भी जर्मन थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। इंपेरिकल लॉ टू द इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, जर्मन इकोनॉमिस्ट जो थे एडोल्फ वागनर, इन्होंने दिया था। अब प्रोडक्टिव डेब्ट आर यूटिलाइज फॉर, प्रोडक्टिव डेब्ट जो है उसको यूटिलाइज किसके पर्पज से किया जाता है, प्रोडक्टिव डेब्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है दे एड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इनकम। यहाँ ये गलत है, यहाँ सी नंबर आंसर होगा। ये देखिए प्रोडक्टिव डेब्ट हो जाता है कि दोज डेब्ट विच आर यूज्ड इन दोज प्लान विच प्रोवाइड इनकम। जैसे आप मान के चलिए कि रेलवे का एक प्रोजेक्ट है या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट आपने लगाया, या गवर्नमेंट ने लगाया, प्राइवेट सेक्टर ने लगाया, तो उसमें आपको क्या होगा कि आप एनर्जी जनरेट करेंगे और उसको सेल करेंगे, तो उससे आपका एक प्रोडक्शन हुआ, आप ग्रो करेंगे, इकोनॉमी के ग्रो पर्पज से वो आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगा और उससे इकोनॉमी भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिव डेब्ट जो है मतलब कर्ज लेके आपने क्या किया है, ऐसे चीज में यूज किया उस पैसे को कि जो प्रोडक्टिव होगा। तो हमारा ये दे ऐड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।